सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। पिछले दिनों हमने शोध प्रारूप पर बातें की थी। आज शोध प्रारूप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शोध प्रारूप के प्रकार और शोध प्रारूप के जो तत्व हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें। जो बच्चे अभी अपना माइक ऑन किए हैं वो बिल्कुल म्यूट कर लें। सर मैं आपसे बात करता हूं, मैं ऑनलाइन क्लास में हूं, आधे घंटे बाद बात करता हूं। तो शोध प्रारूप की बात कर रहा था। शोध प्रारूप क्या है? यह हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को आपके सामने रखा था। उनमें पाराहु हैं, वंश एवं ग्रोव हैं। इसी कड़ी में F.N. केरलिंगर भी हैं। F.N. केरलिंगर कहते हैं कि शोध प्रारूप अनुसंधान के लिए एक कल्पित योजना है, एक संरचना तथा एक प्रणाली है जिसका एकमात्र प्रयोजन शोध संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना तथा तथ्यों पर नियंत्रण करना होता है। एक और समाजशास्त्री आरियल एकॉफ, इनका मानना है कि शोध प्रारूप निर्णय लिए जाने वाली परिस्थिति उत्पन्न होने के पूर्व ही निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। माने हम अपने अनुसंधान में किन तथ्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तथ्य कैसे व्यवस्थित ढंग से हमें प्राप्त होंगे ताकि उस समस्या का हम निदान कर सकें, यह शोध प्रारूप बताता है। कहने का तात्पर्य यह कि शोध प्रारूप हमें एक रास्ता दिखाता है। आपसे यह बात पहले भी कह चुका हूं कि शोध प्रारूप वास्तव में एक शोध संरचना है। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसको एक आकार देते हैं। अगर हमें एक टेबल बनानी है तो टेबल में 4 पांव होना जरूरी है। 3 पांव में होगा तो टेबल कभी भी स्टेबल, स्थिर नहीं हो सकती। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, हम क्या कैसे करेंगे? लकड़ी लाएंगे, कील भी लाएंगे, फेविकोल भी लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी, पेंट भी लगेगा। तो पहले हम पेंट नहीं कर देते हैं कि लकड़ी में पेंट कर दें, इसके बाद फिर हम टेबल बनाएं। पहले हम पांव बनाते हैं, उनको आधार देते हैं, उन पर लकड़ियां लगाते हैं, पटरियां लगाते हैं, कील ठोकते हैं, बुरादे भरते हैं, फेविकोल लगाते हैं, इसके बाद पेंट करते हैं। तो कहने का मतलब एक आकार देने के लिए, एक संरचना को एक मूर्त रूप देने के लिए हमें व्यवस्थित ढंग से काम करना पड़ता है। फिर हमने शोध प्रारूप के उद्देश्य भी बताया था आपको कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताई थी। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिजाइन, आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि शोध प्रारूप की विषय वस्तु क्या है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है
कि उससे संबंधित जो अध्ययन हम कर रहे हैं उस अध्ययन की विषय वस्तु क्या होगी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, किन किन चीजों का अध्ययन, किन किन प्रक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र प्रतियोगिता का अध्ययन करेगा तो संघर्ष का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र परिवार का भी अध्ययन करता है, परिवार को बढ़ाने, आगे गतिशील करने वाले कारकों का अध्ययन करता है, तो परिवार को तोड़ने वाले तत्वों का भी अध्ययन करता है। तो एक विस्तृत अध्ययन समाजशास्त्र का होता है। हम किसी एक पक्ष पे अध्ययन नहीं करते हैं समाजशास्त्र में, बल्कि हम उसके बहुआयामी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? रिसर्च डिजाइन, शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प या शोध संरचना, कई नामों से इसको जानते हैं। शोध संरचना भी कहते हैं, शोध अभिकल्प भी कहते हैं, शोध प्ररचना भी कहते हैं और शोध प्रारूप भी कहते हैं। तो पहला हम समझ सकते हैं कि शोध का विषय क्या है। पहला विषय वस्तु में क्या आएगा? टॉपिक ऑफ रिसर्च, शोध का विषय। सबसे पहले हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम किस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं, हमारे शोध का विषय क्या है। सामाजिक है, आर्थिक है, हम कोई व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, किसी समूह का अध्ययन कर रहे हैं, किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, कि विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, कि किसी महामारी का अध्ययन कर रहे हैं, या बढ़ती जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, या जनसंख्या न बढ़ने का कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। ये भी है, बढ़ती जनसंख्या का आप अध्ययन तो करते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन समाजशास्त्र यह भी अध्ययन कर रहा है कि जिन जातियों की जनसंख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। यही सीधी जिले में एक कुसमी ब्लॉक है, और कुसमी ब्लॉक में एक हर्रई गांव है जहां खैरवा ट्राइब रहते हैं। तो खैरवा ट्राइब, वहां पे ब्रीडिंग ग्रोथ बिल्कुल न के बराबर है, बच्चे पैदा नहीं होते। बहुत सारे वहां पे अध्ययन हुए, मेडिकल साइंस का भी अध्ययन हुआ, बायोटेक्नोलॉजी वाली ने भी अध्ययन किया, सब लोगों ने अध्ययन किया और पाया कि कुछ ऐसे फॉसिल्स या कुछ ऐसे खाते हैं जो इनकी ब्रीडिंग ग्रोथ को रोक देती है। सोशियोलॉजिस्ट भी अध्ययन किए वहां पे जाकर के। बहुत सारे अंडमान निकोबार में ऐसे ट्राइब हैं जिनकी जातियां विलुप्त हो रही हैं। जोरवा ट्राइब है, हतुमान ट्राइब है, अंडमान निकोबारी ट्राइब है, जिनकी ब्रीडिंग ग्रोथ न के बराबर हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनका भी अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो सबसे पहले हम शोध का विषय लेते हैं, टॉपिक डिसाइड करेंगे, टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है। फिर दूसरा आता है विषय वस्तु, आती है इसके ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, शोध का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए शोध कर रहे हैं। हम पीएचडी के लिए शोध कर रहे हैं या कोई पॉलिसी बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, या किसी पॉलिसी का मूल्यांकन के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी नीतियां बनती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, और उन नीतियों योजनाओं के इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने के लिए भी जो है समाजशास्त्री आगे आता है कि ये नीति सही है कि गलत है, इस नीति का प्रभाव पड़ रहा है या इसमें कुछ बदलाव चाहिए। तो इस हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, ये विषय वस्तु भी डिसाइड होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य नहीं होगा तो हम अब एक सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, हम पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, या हमें दूसरे जॉब में जाना, सर्विस करनी है,
हमें शिक्षक बनना है या अपना रोजगार चलाना है, एक ऑब्जेक्ट होगा आपका, या सिर्फ पढ़ना लिखना है बस। तो कुछ न कुछ आपका उद्देश्य होगा और इस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं। फिर तीसरी विषय वस्तु आती है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, विषय परिचय। जिस विषय पे आप अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए आपको, कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए बाल विवाह पे स्टडी कर रहे हैं, तो बाल विवाह है क्या, किस उम्र तक हम बाल विवाह को मानते हैं? 10 साल, 12 साल, 14 साल, किस साल तक हम मानते हैं कि इससे कम उम्र में अगर लड़का और लड़की का विवाह हो तो बाल विवाह के अंदर आएगा? तो थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तब आपको राजा राम मोहन राय को भी पढ़ना पड़ेगा। विधवा विवाह अगर लागू है, समाज में लागू कराना है, क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो उन साहित्य को भी आपको देखना होगा जो साहित्य इससे रिलेटेड, संबंधित पहले भी अध्ययन हो चुके हैं और उनकी एक किताब निकल चुकी है, उनका साहित्य आ चुका है। तो उसको समझने के लिए आपको जानना होगा। जैसे इस महामारी के बारे में बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, कोरोना के प्रभावों का अध्ययन हो रहा है। तो महामारी का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हमें यह जानना है तो हमें इससे पहले जो महामारी हुई है पूरी दुनिया में और उनके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव रहे, परिवार पर क्या प्रभाव रहे, समाज पर क्या प्रभाव रहे, राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उन सारी चीजों को जो है हमें अध्ययन करना होगा। तो उन सारी चीजों को जब आप अध्ययन करेंगे तभी जो है आप आगे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप उन चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये बातें भी होनी चाहिए। जिस विषय पे आप अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में पूर्व की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो शोध विषय जो इंट्रोडक्शन है और बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड मतलब इतिहास, उस समय का इतिहास क्या है, उस इतिहास को भी आपको जानना होगा। उसके बारे में जानना होगा कि वर्तमान परिवेश क्या है, वर्तमान स्वरूप क्या है। तो ये विषय परिचय भी आपको देना पड़ता है। फिर आपका आता है शोध की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ द रिसर्च। शोध की प्रकृति कैसी है, आपको बता चुका हूं कि जब कोई भी आप अनुसंधान करेंगे तो वो प्रकृति हमारी वैज्ञानिक होनी चाहिए ना। हमारे शोध का स्वरूप बहुत जटिल है, क्योंकि सामाजिक शोध जो होते हैं वो जटिल होते हैं। हम विचारों, व्यवहारों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान तो लैब में अपना जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, विज्ञान का अध्ययन होता है, वो लैब में जाकर के उनके प्रभावों का अध्ययन कर लेंगे। लेकिन समाज में रह करके मनुष्य के विचारों और प्रभावों, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत जटिल होता है। एक व्यक्ति के विचार कितनी जल्दी बदलते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो शोध की प्रकृति कैसी है ये इसको देखना है, समझना है हमें। फिर क्षेत्र कैसा है, हम किस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, ग्रामीण समाज है या नगरीय समाज है, हमारे उत्तरदाता शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। अगर अशिक्षित होंगे तो उनको समझाना भी एक टेढ़ी खीर होती है, उनको अपनी बात को बताना भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये रिसर्चर की क्वालिटी होती है, अनुसंधानकर्ता के गुण ऐसे होने चाहिए कि कभी कभी आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा लगेगा कि आपके अंदर खुद खीज उत्पन्न होगी, लेकिन टॉलरेंस, जो धैर्य है, उस धैर्य को आपको नहीं खोना है। ये क्षेत्र भी आपको डिसाइड करना है कि हमारा क्षेत्र कैसा है, ट्राइबल एरिया है, शहरी एरिया है, ग्रामीण एरिया है, कहां है।
और अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं और वेरिएबल्स, चर जिसे कहते हैं हम, ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब चर क्या होते हैं? किसी भी अध्ययन के विविध पक्ष या चर होते हैं जो हम किसी दो चरों को लेकर के हम उनमें आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे उम्र और शिक्षा। अब शिक्षा अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा भी एक चर है, एक वेरिएबल्स है। उम्र भी एक वेरिएबल्स है, ये भी चर है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों वेरिएबल्स में हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी भी चीज का। तो अवधारणाएं और वेरिएबल्स बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। और कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी, अध्ययन के संदर्भ क्या है, उन संदर्भों को भी जो है हमें देखना होगा। हम किन संदर्भों को लेकर के चल रहे हैं, किन तथ्यों को हमें प्राप्त करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मूल तथ्य तक जाने के लिए, मूल तथ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रभावकारी तथ्यों का हमें अध्ययन करना होता है, लेकिन जाना तो हमें प्राप्त करना है मूल तथ्य को। तो इनको भी ऐसा नहीं कि इनको नजरअंदाज कर दें, हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हो। और अगली विषय वस्तु में हम ये भी सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड इंडिकेशन, समय काल संकेत। ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं कितना समय लगेगा, और ये जो अध्ययन कर रहे हैं अगर हम पीरियड, ये टाइम पीरियड देखेंगे कि माने 2 साल में लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, क्योंकि किसी भी समस्या का अगर अध्ययन करने में हमने बहुत समय लगा दिया तो पता चला कि उसके प्रभाव फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। अगर कोरोना के प्रभावों का अध्ययन हम 10 साल तक अध्ययन करते रहेंगे तो फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं, वो चीजें नहीं आएंगी, वो जो रिलायबिलिटी है, वो जो विश्वसनीयता है वो नहीं आएगी, क्योंकि समय के साथ तथ्य और वैचारिकता बदल जाती है। फिर हमें शोध प्रारूप की विषय वस्तु में तथ्य एकत्रीकरण की क्या विधियां हैं, उन विधियों को भी हमें सम्मिलित करना है। टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, जो तथ्यों का हम संकलन कर रहे हैं वो तथ्य कैसे हैं और वो तथ्य किस तरह से जो है हम उनका संकलन कर सकेंगे। टेक्निक क्या है? हम इंटरव्यू का प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर रहे हैं, केस स्टडी का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, और हमारे पास टूल्स क्या है, यंत्र क्या है, उपकरण जिसे हम कहेंगे। तो आजकल समाजशास्त्र में बहुत सारे टूल्स बन गए हैं। कभी का आजकल तो स्टडी होने लगी है इस महामारी काल में कि हम गूगल में एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं, एक फॉर्म डेवलप कर लेते हैं और वो फॉर्म फिर भेज देते हैं सबको। घर बैठे बैठे हमें सारे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे रिसर्चर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो प्रश्नावली को न भेज सकते हैं और न इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर के इंटरव्यू ले सकते हैं क्योंकि कोरोना का डर है। तो फिर गूगल के माध्यम से हम बहुत सारे तथ्यों का संकलन कर सकते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन कहां करेंगे? तथ्यों का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हम कंप्यूटर के माध्यम कर सकते हैं। पहले तो हम लोग मास्टर चार्ट बनाते थे, जब एक कंप्यूटर नहीं था, अपने जमाने की बात कर रहे हैं, तो उस समय जब हम लोग डिसर्टेशन लिखते थे या कोई अध्ययन करते थे तो मास्टर चार्ट बनाते थे, हाथ से मास्टर चार्ट बनाते थे। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप डाटा फीड कर दीजिए, सारा एनालिसिस हो जाएगा। तथ्यों का विश्लेषण करने में जो हमें हफ्ते भर लगते थे, आज कुछ घंटे कुछ मिनट में वो तथ्य विश्लेषित हो जाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट दे देंगे।
स्टेटिस्टिकल अप्रोच भी लगा देंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं। इस पे SPSS जो सॉफ्टवेयर है, नोवा SPSS है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके अध्ययन को बहुत ही सुचारू सुगमता ला देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं शोध, किसी भी शोध प्रारूप की विषय वस्तु। माने हमें हमारा शोध का विषय क्लियर होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। हमें जो है जिस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं उसके जानकारी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हमारी अवधारणाएं, हमारे वेरिएबल्स, हमारे क्षेत्र, ये सब जो है हमें स्पष्ट होनी चाहिए। अब आता है, हम शोध प्रारूप का वर्गीकरण पे कुछ बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन या टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। ये जो रिसर्च डिजाइन है, ये शोध अभिकल्प है या शोध प्रारूप है, शोध प्ररचना है, शोध संरचना है, अलग अलग नाम, जैसे हमने बताया कि अलग अलग नाम से जानते हैं। ये कितने तरह का होता है? तो पहला आता है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। इसको लिख लीजिए, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अन्वेषण, ये नाम से ही स्पष्ट होता है, किसी भी शोध में जब हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, यह शोध प्रारूप नवीन तथ्यों की खोज से संबंधित है। जब हम खोज करते हैं, कोई नई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे ये कोरोना डिजीज के बारे में जो खोज हो रहा है वो क्या है? अन्वेषणात्मक शोध है, होगा। तो इसके लिए जो हम डिजाइन बनाएंगे, जो प्रारूप बनाएंगे, वो शोध प्रारूप, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप कहलाएगा। वास्तव में इसमें घटना की प्रकृति और वास्तविकताओं की खोज की जाती है। वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण यह समस्या हमारे सामने आई, और उस परिस्थिति को जोड़ने वाले या प्रभावित करने वाले या उस परिस्थिति को जन्म देने वाले वो कौन से कारक थे, फैक्टर्स, इसकी भी खोज की जाएगी। वास्तविकताओं की खोज जाएगी, जो रियलिटी है, क्योंकि हमें सही तथ्य कहां से प्राप्त होंगे जब तक हम अन्वेषण नहीं करेंगे। जैसा आपको बताया था कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई असफलता मिली है लास्ट में, तो असफलता का क्या कारण रहा, उसका जो है हम जब पुनः खोज करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये फैक्टर्स, जैसे आपको मंगल ग्रह में, हमारा यान मंगल ग्रह के पहले ही जो है हमारा यान असफल हो गए, हम वहां तक अपने मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो अब ये खोज चल रहा है कि आखिर वो समस्या कहां, क्यों उत्पन्न हुई और कैसे ये हो गया, और निश्चित है कि दोबारा हम सफल प्राप्त करें। तो सफलता ऐसे मिलती है, ऐसा नहीं कि एक बार होकर के हम हताश होकर के बैठ गए। हताश कभी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे विषम परिस्थितियों में। एक बहुत बड़ा थिंकर था स्वेट मॉर्डन, कहता था बार बार की असफलता ही सफलता का कारण बनती है। जीवन में कभी असफलता को भी गले लगाना चाहिए, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो भी गले लगाना चाहिए। जैसे इस समय महामारी की विषम परिस्थितियां आ गई हैं, तो इस पर अगर ये परिस्थिति नहीं आती तो आज हम ऑनलाइन आपसे जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, शायद इसकी कल्पना भी हम न करते, और इसको लाने में भी 10 साल और लगते। लेकिन अब एक रास्ता दिख गया है कि अगर इस तरह से परिस्थितियां आती हैं तो इन परिस्थितियों में भी जो है हम छात्रों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, छात्रों की क्लास ले सकते हैं, उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो घटना की प्रकृति और वास्तविकताओं की खोज की जाती है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप में। और अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप
शोधकर्ता को घटना के संबंध में जागरूकता और समझ भी प्रदान करता है, उसको अवेयर करता है, जागरूक बनाता है। जब समस्याओं को हम जानेंगे, समझेंगे, तभी ना हम जागरूक होंगे। क्यों बार बार कहा जा रहा है मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए। कल मैं गांव गया था और वहां देखा, भीड़ आई थी एक फंक्शन में, कोई भी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहे। मैं मास्क लगाया था तो लोग हंसते थे, अरे क्यों लगाए हुए हैं, यहां कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी पावर गांव में शहर की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन जब महामारी आती है तो वो चिन्हित करके नहीं आती है, कभी भी आ जाती है। तो हमें ये चीजें विकसित करनी होगी। एक जागरूक अगर नहीं बनेंगे तो हम दूसरों को जागरूक कैसे करेंगे, कैसे समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कहते हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। युग निर्माण की एक बहुत अच्छी ये कोटेशन है। आचार्य श्री राम शर्मा कहते थे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तब हम पूरी दुनिया को बदलने की बात कर सकेंगे। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप शोध के संबंध में प्रधानता की स्थापना भी करता है, और यह प्रारूप यह भी निर्धारित करता है कि समस्या के किस केंद्र में अध्ययन को केंद्रित किया जाए। अध्ययन का जो क्षेत्र होगा वो बड़ा विस्तृत होगा। अध्ययन बहुत जटिल होता है, समस्या बड़ी जटिल होती है, तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अपने इस अध्ययन को कहां पे सेंट्रलाइज किया जाए, केंद्रित कहां किया जाए। अगर हम कोरोना की स्टडी कर रहे हैं तो पहले बुजुर्गों की स्टडी करें या बच्चों की स्टडी करें या मध्य आयु वर्ग के लोगों को। हम पहले देखें कि अगर जो बुजुर्ग हैं उनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले हमें उनका अध्ययन करना होगा, उस समस्या को, ताकि हम उनको उनके जीवन की रक्षा कर सके। तो ये शोध अनुसंधानकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कहां पर अपने अध्ययन को केंद्रित कर रहा है। और दूसरी बात है कि अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप विज्ञान को परंपरागत सीमाओं से मुक्त करके उसके अध्ययन क्षेत्र का विकास करना, इस प्रारूप का प्रमुख कार्य होता है। विज्ञान की परंपरागत जो सीमाएं हैं हम उसको मुक्त कर देते हैं। सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों में अंतर है। हमारी प्रयोगशाला समाज है, समाज पर भी समस्या का प्रभाव पड़ रहा है, समाज में ही समस्याएं जन्म ले रही हैं और समाज में ही भविष्य में उस समस्या का निदान भी संभव है। तो तीनों चीजें हम कहां प्रयोग करेंगे, समाज में ही करेंगे। फिर आता है कि जो अन्वेषणात्मक समाज है, अन्वेषणात्मक जो प्रारूप है, उस प्रारूप की अनिवार्यताएं क्या है। इसेंशियल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, क्या आवश्यकताएं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप में। जब हम बनाएंगे तो किन किन चीजों को हमें देखना है, किन चीजों को हमें। तो पहला होता है स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। एक बार मैं आपसे बता चुका हूं कि संबंधित साहित्य का अध्ययन, साहित्य का सिंहावलोकन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी शोध की समालोचना करते समय उससे संबंधित किसी पूर्व साहित्य का मनन करना बहुत जरूरी है। किसी भी साहित्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी समस्या के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं,
तो उस समस्या से संबंधित जो विषय हैं, जो पहले लिखे जा चुके हैं, जो जिस साहित्य का सृजन किया जा चुका है, उस महामारी से जो रिलेटेड, जैसे महामारी पर अध्ययन करना है तो पहले जितनी महामारी आई दुनिया में उनके प्रभावों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे। तो यह आवश्यक हो जाता है। माने हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संबंधित साहित्य, शोध, विज्ञप्तियां, पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पत्रिकाएं, लेख, इनमें उस समस्या के बारे में जो भी साहित्य मिलता है उस साहित्य को हमें मनन करना है, हमें जानना है। गांव में कोई घटना होती है, शहर में कोई घटना होती है, तो उस घटना से पहले ऐसी घटनाएं क्या जन्म ली हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। और दूसरी अनिवार्यता क्या होती है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप की? एक्सपीरियंस सर्वे, अनुभव सर्वेक्षण, है नहीं, इंपीरिकल नॉलेज। जैसे हम कह रहे थे, हम पिछले दिनों भी यही बात कहें कि इंपीरिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है, अनुभविक। हम अपने अध्ययन में ऐसे लोगों को भी समाहित करें, ऐसे लोगों के एज ए विषय विशेषज्ञ उनके विचारों को जाने समझें, जिन्होंने ऐसी समस्याओं को देखा है, समझा है, मनन किया है, उसके प्रभावों का आकलन किया है। समाज विज्ञान की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज है और अनुभव भी हमें समाज में ही मिलते हैं, कहीं बाहर नहीं मिलते हैं। समाज से हमें बाहर नहीं जाना है, अनुभव भी जो हमें मिलेंगे समाज में ही मिलेंगे और अनुभव के द्वारा इसे परिपुष्टता प्राप्त होती है। यह आवश्यक भी नहीं है कि किसी समस्या के संबंध में सभी पक्ष प्रकाशित एवं लिखित हो। कुछ चीजें जो हमने महसूस किया है उसको भी जो हमें लिखना चाहिए। जैसे आपको बताया था कि मैं करीब 15 वर्ष तक ज्वाइंट फैमिली में रहा, मेरा बचपन बीता गांव में। तो संयुक्त परिवार के प्रभावों का जितना बारीकी से मैं नहीं जानता था कि आगे चलकर मुझे समाजशास्त्र में फिर ज्वाइंट फैमिली पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा। तो संयुक्त परिवार के दशाओं को जितनी बारीक से हमने देखा है, शायद वो लेखक नहीं देख पाएगा, लिख पाएगा, जिसने सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेस से संयुक्त परिवार के बारे में लिख रहा है। तो ये क्या होता है? अनुभव जन्य होता है, ये एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस सर्वे। क्यों संयुक्त परिवार टूट रहे हैं? अगर मुझे अध्ययन करने का मौका मिले या हम अध्ययन करें तो हम उन सारे अनुभवों को शेयर कर सकते हैं कि आखिर संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं। और इस अनुभव में अनुसंधानकर्ता को क्या करना होगा? अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए सूचनादाताओं का चुनाव, जो रिस्पोंडेंट, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, किस तरह के सूचनादाताओं का वो चुनाव कर रहा है। उत्तरदाता और सूचनादाता दोनों में अंतर है। उत्तरदाता वो होंगे जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं और सूचनादाता वो होंगे जिनसे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी पुलिस वाले होते हैं जो अपना एक मुखबिर छोड़ते हैं, डकैत भी अपना मुखबिर छोड़ते हैं। बड़े बड़े हर जगह जो जासूस जाते हैं, रहते हैं, मुखबिरी का काम करते हैं और अपनी सारी गतिविधियां समाज की बताते रहते हैं, वो इसी में। तो समस्या से संबंधित अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का हमें चयन करना होगा। तो इसमें कौन आएगा? बुजुर्ग आएंगे। जब हम किसी समस्या का अध्ययन करेंगे गांव में, तो यह देखें कि जो बुजुर्ग हैं वो कैसे होंगे। आप कभी अपने जो घर में जो सबसे बुजुर्ग हो, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि बाबा से कि आखिर हम कहां से आए, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, हमारे परिवार, हमारे गोत्र, हमारी पीढ़ी जो आए हैं यहाँ, क्या हम यहाँ के बसंत परमानेंट
बसने वाले हैं या कहीं से माइग्रेंट होकर के आए। तो आप जब आप पूछेंगे तो बताएंगे। इन अनुभवों को आपको लिखना चाहिए कि उस समय की स्थितियां क्या थी। तो ज्वाइंट फैमिली में जब कभी इस तरह से बातें होती थी, और बड़े पिताजी बाबा बताते थे, बाबा को तो देखा नहीं, लेकिन बड़े पिताजी जब बताते थे इन सारे अनुभवों को, तो वही अनुभव जब आज हम अपने बच्चों को बताते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि महंगाई इतनी बढ़ेगी। 5 पैसे का एक आलू बंडा भी कभी खाया है, और 5 पैसे की गुपचुप भी 5 ठो खाए। आज कोई आपको 5 पैसे का गुपचुप का पानी नहीं देगा, एक 5 चम्मच दे दे पानी, नहीं देगा। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उन स्थितियों क्यों बढ़ रही है, उसके बहुत सारे फिर कारण होंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, जनघनत्व बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जनघनत्व इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या, कि हम महंगाई तो बढ़ेगी ही। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां संसाधन की कमी होगी, वहां उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो यह अनुभव सर्वेक्षण भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभव समस्या के सभी पक्षों को समान रूप से समझने का अवसर प्रदान करता है, और सूचनादाताओं से प्रश्न करके हम उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप में अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपीरियंस सर्वे भी बहुत जरूरी है। फिर और क्या हो सकता है? अंतर्दृष्टि प्रेरक अध्ययनों का या घटनाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इनसाइट मोटिवेशनल इवेंट्स। अंतर्दृष्टि, यह विश्लेषण वैयक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें अनेक तत्व निहित होते हैं, जिसमें विषय की गहनता, शोधकर्ता का दृष्टिकोण और एकीकरण की शक्तियां होती हैं। अब ये जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर किन किन चीजों को हमें देखना होगा। जैसे इस अध्ययन को कौन से तथ्य मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इस घटना को कौन से तथ्य ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। एक ये पक्ष हो जाएगा। दूसरा, इस घटना को या इस समस्या को कौन से पक्ष रोक रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं आपके जीवन में भी, दो लोग जो होंगे, एक जो आपको निगेटिविटी, आपके अंदर नकारात्मकता पैदा करेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो नकारात्मकता के अलावा कुछ बातें ही नहीं करते, कभी किसी की आलोचना, कभी किसी की आलोचना, कभी किसी की आलोचना, क्योंकि वो सकारात्मकता से जुड़ ही नहीं पाते। ये जीवन, उनके जीवन की विडंबना होती है, हमेशा नकारात्मक बात करेंगे। तो हमें दोनों, समाजशास्त्री दोनों स्थितियों का अध्ययन करता है, नकारात्मक स्थितियों का भी और सकारात्मक स्थितियों का भी, दोनों स्थितियों का भी अध्ययन करता है। तो अगर दोनों स्थितियां अगर हमें अध्ययन करेंगे तो निश्चित है कि जो हमारी सोच होगी वो बहुत ही मजबूत होगी। तो समाजशास्त्री को निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, हम किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो दोनों चीजों का अध्ययन करना होगा, और समस्या से संबंधित एग्जाम्पल्स भी हमें देने होंगे, विशुद्ध उदाहरण भी देने होंगे। विचलनकारी स्थितियों का भी अध्ययन करना होगा। हम शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए, यहां पे क्या होगा, अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए उन सारे तथ्यों को जानना, समझना जरूरी होता है।
माने एक विशिष्ट स्थिति में पूर्णतः अनुकूलन एवं पूर्णतः प्रतिकूलन, ये दोनों व्यक्ति उस घटना से जुड़े होंगे जो एक अनुकूलन पैदा कर रहे हैं और दूसरे वो होंगे जो प्रतिकूलन पैदा कर रहे हैं। हमें दोनों स्थितियों का अध्ययन करना है। होता है नहीं, कोई बच्चे आ गए आपके पास शिकायत लेकर के, दो गुट होगा, एक कहेगा कि नहीं ये ऐसा कह रहा है, दूसरा कहेगा नहीं ये ऐसा कह रहा है। आपको दोनों की बातों को समझना है, दोनों की बातों का अध्ययन करना है। तो अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण उन अंतर्दृष्टि शोधकर्ता के अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले उन सारे तथ्यों, सारे प्रेरकों का अध्ययन भी जरूरी है। अब अगला कदम क्या हो सकता है? उपकल्पनाओं का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब उपकल्पना है क्या? अब ये भी चीज है, आपको पहले बताया था उपकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है। उपकल्पना क्या होती है? जब किसी समस्या के बारे में आप एक अनुमान लगा लेते हैं। गांव में कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो तरह तरह की उपकल्पनाएं आती हैं। कुछ दार्शनिक उपकल्पनाएं होती हैं। दार्शनिक उपकल्पनाएं, अरे सब ये भगवान की माया है इसलिए ऐसा हो रहा है, ईश्वर ने ऐसा, उसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो, पाप पुण्य दोनों यही भोगने होंगे। तो जो दर्शन से जुड़ी होती है, जो धर्म से जुड़ी होती है, जो विश्वास से जुड़ी होती है, वो हमारी दार्शनिक उपकल्पनाएं होती हैं, फिलोसफिकल हाइपोथेसिस। और साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या होती है? जो हमारे अंदर एक सोच, एक वैचारिकी को जन्म देती है कि नहीं ऐसी होगी। तो धार्मिक और दार्शनिक उपकल्पनाएं उन लोगों के अंदर पैदा होती है जो अंधविश्वास और रूढ़ियों से जकड़े होते हैं। और साइंटिफिक हाइपोथेसिस उन लोगों के अंदर पैदा होती है जो घटना या समस्या को दूसरे चश्मे से देखते हैं, दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो जो उपकल्पना हम बनाएंगे, जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं कि हम टूटे हुए परिवार क्यों टूट रहे हैं, तो कभी कभी होता है, यह लगता है कि पीढ़ी संघर्ष संयुक्त परिवार को प्रभावित करती है। अब पीढ़ी संघर्ष क्या है? इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अंतर पीढ़ी संघर्ष। एक पीढ़ी के बाबा हैं, एक पीढ़ी का नाती है। नाती आईपीएल मैच देखना चाहता है और बाबा सत्संग चैनल देखना चाहते हैं, आस्था चैनल देखना चाहते हैं। दोनों की टाइमिंग एक ही है। बाबा सुबह उठ करके भजन सुनना चाहते हैं और नाती सुबह उठ करके डिस्को या रिमिक्स की धुन बजा करके एक्सरसाइज करना चाहता है। कभी कभी सोच भी संघर्ष का कारण बनती। तो अगर हमने उपकल्पना बना दिया कि अंतर पीढ़ी संघर्ष संयुक्त परिवार को तोड़ रही है, तोड़ने में सहायक है, और हम अगर अध्ययन करते हैं, सत्यापन करेंगे, तो ऐसे परिवारों का अध्ययन करेंगे जहां वो विभाजन हुआ है। तो ये हम अगर 4, 6, 10 परिवार पर हमने अध्ययन किया और पाया कि नहीं ये बात सही है, तो वो हमारी उपकल्पना सही होगी और उसके आधार पर फिर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी समस्या को लेकर, तो सबसे पहले अपने मित्रों पर टेस्ट करना चाहिए, अपने साथियों पर टेस्ट करना चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताओ, हमारी सोच तो ये है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैक्सिमम लोग आपके फेवर में हैं, आप बता रहे हैं, तो आप उस उपकल्पना को लेकर के आगे बढ़िए, अपना अध्ययन करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं
इसमें यह संशोधन है, ये ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर आप उसको बदल दीजिए और बदल करके फिर आप उपकल्पना को लेकर आगे बढ़िए। तो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पनाओं का भी सत्यापन होता है। फिर आता है वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी में किसी एक व्यक्ति का अध्ययन, किसी एक समूह का अध्ययन, किसी एक संस्था का अध्ययन, ये हम कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। एक डॉक्टर एमएन चतुर्वेदी थे जो डकैतों पर अध्ययन किए थे, ग्वालियर के सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डकैतों पर अध्ययन किया था, तो बहुत सारी केस स्टडी उन्होंने लिखा थी। एक एक डकैत की केस स्टडी जाने थे कि आखिर डकैत क्यों बने। तो पता चला कि तो पहले बहुत महान आदमी था, बहुत पुजारी था, संत आदमी था, लेकिन परिस्थितियों ने इसे डकैत बना दिया। तो उन परिस्थितियों का अध्ययन कब हम करेंगे? केस स्टडी पे पता चलेगा। तो केस स्टडी भी जो है इस अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उनके सारे पक्ष, उनके जीवन से जुड़े सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति के केस स्टडी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर करता है ना केस स्टडी, कोई गंभीर बीमारी है, अगर गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर बीमारी का को केस स्टडी करता है, क्या इनके पहले पूर्वजों में एक बीमारी थी कि नहीं थी, और उसके जीवन के सारे पक्षों का अध्ययन करता है। आपकी मां को कोई बीमारी है, आपके पिता को कोई बीमारी है, आपको भाई की कोई बीमारी है, आपको बाबा की कोई थी, नाना पक्ष से कोई था बीमारी, उन सारे पक्षों का अध्ययन करेगा और अंत में फिर उस गंभीर बीमारी का वो इलाज करेगा, वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये अन्वेषणात्मक शोध की ये भी अनिवार्यता है। और एक अनिवार्यता और है, पायलट सर्वेक्षण। पायलट सर्वेक्षण क्या होता है? पायलट सर्वे, जब हम कोई बृहद योजना चला रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या का हमें अध्ययन करना है, तो अच्छा हो कि पहले हम उस समस्या को एक छोटे से क्षेत्र में अध्ययन कर लें। इसको पायलट स्टडी कहते हैं। बृहद योजना, कोई जैसे सरकार कोई नीति बनाने वाली है, कोई योजना बनाने वाली है, जिसको मास लेवल पर पूरे समाज में वो लागू करना चाहती है, पूरे देश में लागू करना चाहती, चाहे वो ट्राइबल के लिए हो, चाहे वो वीकर सेक्शन के लिए हो, चाहे वो आम आदमियों के लिए हो, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो नीति वेत्ता होते, जो वो क्या अध्ययन कराती है छोटे छोटे क्षेत्रों में, कि पायलट सर्वे कर लो, ट्राइबल एरिया का भी कर लो, एक छोटे से, एक दूसरे एरिया का, शहरी एरिया कर लो, रूरल एरिया का भी कर लो। और वो पायलट स्टडी ये बताते हैं कि कौन कौन से तथ्य इस समस्या से इन्वॉल्व है, इस समस्या में इन्वॉल्व है। तो जब हम उस पायलट स्टडी को से जो निष्कर्ष मिलेगा देखेंगे, और फिर इसके बाद हम बृहद अध्ययन करेंगे, तो पायलट सर्वेक्षण होता है। और एक बात और अंतिम कह सकते हैं अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप की अनिवार्यता में, कि गहन अध्ययन, साक्षात्कार, इंटेंसिव इंटरव्यू, बहुत ही गहन। अनुसंधानकर्ता को जब किसी भी समस्या की खोज हमें करना है, तो हमें तथ्यों को प्राप्त के लिए थोड़ा सा गहराई के साथ जोड़ना पड़ेगा, गहन साक्षात्कार करना पड़ेगा। जैसे आपको बताया था कि जो कुछ वर्षों पहले शेयर मार्केट का जो घोटाला हुआ था, और उसमें उसका जो मुख्य जिम्मेदार था वो हर्षद मेहता, जो बहुत ही शातिर, बहुत ही दिमाग चालाक आदमी था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाने वाली, साइकोलॉजी पढ़ाने वाली डॉक्टर अरुणा बूटा, एक लेक्चर में हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, बताई थी कि
किस तरह से जो है हम असफल हुए, बार बार जो है कोशिश किए, और इसके बावजूद भी वो इतना साथी, इतना चालाक था कि वो अपनी बात नहीं, उससे बात नहीं निकलवा पाते थे। लेकिन अंत में उसका दूसरे ढंग से उन्होंने अध्ययन किया और वो सारी बातें आई। तो जब हम किसी भी व्यक्ति का गहन इंटेंसिव इंटरव्यू करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और आत्महत्या करने के बाद बच गया, कोई सल्फास खाया और सल्फास खाने के बाद बच गया, बहुत कम ऐसे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा खाए हैं, आधी गोली खाए हैं, या जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है और बच गए हैं, उनका आप स्टडी करेंगे, अगर अध्ययन करिए कि आप क्या फिर सल्फास खाएंगे तो मारने दौड़ेंगे आपको। क्यों? इतनी ज्यादा शारीरिक पीड़ा होती है। हमने सुसाइड पे ऐसे अध्ययन किया है, 600 केसेस अध्ययन किया है, उसकी एक विस्तृत विवेचना, एक किताब आने वाली है। तो उसमें उन लोगों से जो बच गए थे, जो आत्महत्या कर लिए, उनके बारे में तो उनके मित्रों से, उनके परिवार के सदस्यों से वो जाने, लेकिन जो बच गए हैं, जो कोशिश किए थे, और उनसे क्यों आपने अपना आत्महत्या किया, तो बहुत सारी चीजें सामने आती। कुछ बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, भावावेश में आकर के आत्महत्या की कोशिश किए। कुछ बहुत अपनी लाइफ से बहुत एक बुझे बुझे से थे, कुछ करना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए सोचे कि आत्महत्या किए। कुछ घरेलू झगड़े से बहुत परेशान थे कि रोजाना की चिक चिक होती है, सास बहू में रोजाना झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। इससे बचने के लिए कुछ बहुत बीमारी से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे कि हमारी बीमारी में बहुत सारे पैसे परिवार का खत्म हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। ये इंटेंसिव जब इंटरव्यू आप करेंगे, गहन साक्षात्कार करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे तथ्यों का पता लगेगा। तो इस तरह से इन तथ्यों का पता लगाने के लिए आपको अन्वेषणात्मक प्रारूप पे जाना पड़ेगा। आप अन्वेषणात्मक अध्ययन को करेंगे। तो ये अध्ययन अन्वेषणात्मक आज जो आपसे बताया, ये यही इतना ही आज बताएंगे। इसके बाद कल हम आपको